इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो क्लास 10 साइंस में दो चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी के मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर मैं आपको लाइट के फॉर्मूले बताऊंगा और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी है, इसके फॉर्मूले देखो। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास मेनली ये फॉर्मूले हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सिंपली हम उनको प्लस कर देते हैं। और जब पैरेलल में हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सीरीज में पहचानने के लिए क्या होता है, देखो, जो करंट यहां से जा रही है, अगर सेम करंट यहां से भी जाए, यहां से भी जाए, यहां से भी, तो ये सीरीज में होते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज कभी कभार ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे हमारे पास ये आ गया कि ये रेजिस्टेंस है, और इनके बीच का रेजिस्टेंस पूछा हो कि ए और बी का रेजिस्टेंस बताओ। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखते हैं, वो समझते हैं कि अरे ये तो पैरेलल है, तो इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। नहीं, ये सीरीज है। आप सोचो, जो करंट यहाँ से जा रही है, सेम करंट यहाँ से जाएगी, सेम करंट यहाँ से जाएगी, कोई करंट इधर उधर नहीं हुई, तो ये सीरीज है। ओके, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा। पैरेलल होता है जब करंट ऐसी बंट जाए, यहाँ से करंट गई लेकिन ये करंट यहाँ बंट गई, और फिर वही करंट वापस में इकट्ठी हो गई एक पॉइंट पे, तो फिर हम इन्हें कहेंगे कि ये पैरेलल में है। गॉट इट। V इजिकल टू आई आर, इसको ओम्स लॉ भी कहते हैं, और V इजिकल टू आई आर सिंपली ये फॉर्मूले का यूज़ होता है कभी कभार रेजिस्टेंस निकालने के लिए V अपॉन आई करते हैं, या करंट निकालनी हो तो V अपॉन आर। और पावर का ये फॉर्मूला है, तो समटाइम्स वी यूज़ दिस, और कभी कभार ये यूज़ कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जिस तरह से क्वेश्चन है, आपके पास आगे क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस में जिसमें ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, आप देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये शुरू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये है कि एन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई दिस। कोई बल्ब है जिसको इस पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया। इफ द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द सप्लाई इज दिस, तो पावर ऑफ द बल्ब क्या है। तो यहां पर क्या गिवन है, यहां पे गिवन है वोल्टेज, गिवन है V, करंट गिवन है, करंट है 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, मिली होता है 10⁻³ ठीक। हमने पावर फाइंड करना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू वी आई। V है 220, I है 500 इंटू 10⁻³ और ये पूरा हो जाएगा वॉट। पावर की यूनिट वॉट होती है। यहाँ पर आप देखो 3 जीरो हैं ये, और इससे ये कट गया, ठीक है। 10⁻³ है, तो ये समझो कि 3 जीरो से डिवाइड हो रहा है एक तरह से, अगर नीचे आएगा जब ये, तो 3 जीरो से ये कट गया है। हमारे पास बचा 22 इंटू 5 जो कि होता है 1110 वॉट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A wire of length L gradually stretched so that its length increases to 3L। एक वायर है जिसकी लेंथ है L, इसका रेजिस्टेंस है R, इसको खींचा गया तो ये हो गया, इसकी लेंथ 3L हो गई। अब पूछा है कि इसका रेजिस्टेंस अब क्या होगा। तो यहां पे देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। L इसकी लेंथ है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे अप्लाई करते हैं, तो ये इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L की जगह पे 3L है क्योंकि लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई है। अब एरिया में क्या लिखें, तो देखो, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो पहले ये वायर थी मोटी सी, आप जानते हैं कि जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो पतली हो जाती है ना, आप जानते हैं ये। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो पतली हो जाएगी ना। तो अगर इसका एरिया A था, तो जिस हिसाब से लेंथ बढ़ती है उसी हिसाब से एरिया कम होता है। तो अगर लेंथ 3L हो रही है, 3 गुना हो रही है, 3 टाइम्स, तो एरिया 1/3 हो जाएगा। जितना ये मल्टीप्लाई में होगा उतना ये डिवाइड में होगा।
तो यहाँ पे एरिया की जगह पे A/3 आएगा, ठीक। 3 ऊपर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 रो L/A, समझे आप। और आप नोटिस करेंगे कि रो L/A बिल्कुल यही है जो हमारे पास ओरिजिनली था, समझे। तो यानी 9R हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट लेंथ वाइज into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel if the equivalent resistance of the combination is R dash. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो हमारे पास एक वायर थी, इसका रेजिस्टेंस R था, इसको 3 पार्ट्स में कट किया, ओके। कट करने के बाद इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कनेक्ट कर दिया इन्हीं 3 वायर्स को। तो और इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R डैश है, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो है R डैश है। तो फिर पूछा है कि R/R डैश क्या होगा। देखो जब हम ऐसे कट करते हैं तो रेजिस्टेंस उसी हिसाब से डिवाइड होता है, तो ये R/3 होगा, समझे आप। और अब यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए हैं, तो अब एक वायर का रेजिस्टेंस R/3 है, दूसरी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे बना नहीं पर इसको यही समझो, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस भी R/3 और इसका रेजिस्टेंस भी R/3, क्यों, क्योंकि इन्हीं वायर को तो ऐसे में जोड़ दिया है काटने के बाद। तो यहाँ पर क्या है कि ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 मतलब ऐसे करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, सिंपल है। ये ऊपर जाएगा तो 3/R हो जाएगा, तो 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R विच इज़ 9/R। तो हमारे पास है 1/R डैश इज इक्वल टू 9/R। अब यहाँ से R अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, R/R डैश इज इक्वल टू 9। यही तो चाहिए हमें, R/R डैश 9। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, समझ गए। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विद अ पावर सप्लाई दिस। एक बल्ब पे ये लिखा है, अक्सर बल्ब पे लिखा होता है ना कि ये वॉट है, इतना वोल्ट पे यूज़ करना है, इस तरह से ये सब लिखा होता है। अब इसको रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इसको जब इस पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। पहली बात तो ये है, अगर यहाँ पे 220 लिखा होता है, कुछ भी और लिखा होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बल्ब पे प्रिंट हो रखा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस उससे निकल जाता है। तो अगर यहाँ पे 220 की जगह पे 200 भी होता तो भी इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने वही करना था जो हमने बेसिकली इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास जो बल्ब पे जो चीज़ लिखी है वो मैटर करती है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो क्या लिखा है बल्ब पे कि वोल्टेज है 220 और पावर है 11 वॉट, इसका रेजिस्टेंस हमने निकालना है। देखो फॉर्मूला पावर का होता है V²/R, बताया था ना मैंने शुरू में फॉर्मूले। तो यहाँ से R निकल जाएगा, क्या होगा, V²/P। वैल्यूज पुट करेंगे, V है 220, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, अपॉन P है 11, 11 दूने 22, तो ये हुआ 22 दूने 44, 00 ओम। ऑप्शन ए करेक्ट है, समझे। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग दिस। देखो बल्ब की रेटिंग ये है कि 4 वोल्ट पे यूज़ करना है उसे, 6 वोल्ट से ग्लो करेगा। दैट कैन वर्क सेफली विद डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस। अब देखो 240 वोल्ट की सप्लाई से हमने कनेक्ट करना है बल्ब को, तो कितने बल्ब लगेंगे। तो देखो पहली बात तो ये कि एक बल्ब को तो कनेक्ट नहीं करेंगे ना भाई, ये 4 वोल्ट है, 240 के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कनेक्ट करेंगे फूक जाएगा ये।
यानी 4 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई नहीं देनी है हमने इसको, 4 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि 240 वोल्ट बंट जाए बल्ब, अलग अलग बल्ब्स में। तो कितने बल्ब अरेंज करने पड़ेंगे, भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 छः 24, 60 आ गया। तो 60 बल्ब्स को अगर हम अरेंज करें सीरीज में, तो तब जाके हर एक को 4 वोल्ट मिलेगी, जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब, ठीक है। और तब वो डिजायर्ड ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। तो आंसर है सी, सिंपल है। 240 को हमने इससे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये 12 है, 12 12 12 12। हमने 1 एंड 2 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे? अगर आप नोटिस करें तो ये और ये हैं सीरीज में, क्योंकि अगर करंट जो यहाँ से आ रही है, सेम करंट यहाँ से जाएगी, सेम करंट यहाँ से जाएगी, तो ये सीरीज में है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ R1, तो क्या होगा, 12 + 12 + 12, 12 + 12 + 12 यानी 36 ओम। इनका कंबाइंड हमें मिल चुका है रेजिस्टेंस 36 ओम, सीरीज में है, सीधे प्लस हो जाते हैं। बट अगर मैं इसकी बात करूं इसके साथ में, तो ये पैरेलल में हो गया है ना, इस पूरे की और इसकी बात करूं, ये पैरेलल में है, क्योंकि करंट जो यहां से गई थी यहां बढ़ गई, और ये सेम करंट फिर यहां से आपस में मिल गई। तो ये है पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/R1 + 1/R2 होता है ना, 1/12 करेंगे हम, एंड 1/36। तो ये हो जाएगा 1 + 3, 4/36, डिवाइड करेंगे तो 1/9 होगा, और R हो जाएगा 9 ओम। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास है ये क्वेश्चंस, अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, अब ये हैं हमारे पास। ये सर्किट है, हमने फाइंड करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। द करंट ड्रॉन, टोटल रेजिस्टेंस, करंट ड्रॉन, कितनी करंट यहाँ से ये ड्रॉ हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम, 10 और 15 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, करंट कितनी यहाँ से निकल रही है वो फाइंड करनी है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो, इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब हम इसको पहले A और B के बीच का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का कंबाइंड क्या होगा रेजिस्टेंस वो निकालेंगे, फिर हम इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब ये दोनों निकल जाएंगे फिर हम उन्हें प्लस कर देंगे, क्योंकि अब बाद में वो सीरीज में होंगे। तो पहले हम A और B के बीच का फाइंड करते हैं। तो देखो 1/RAB, क्योंकि पैरेलल में है इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो होगा 1/10 + 1/15, एलसीएम 30, 3 + 2 ये हुआ 5/30, है ना, 16। तो RAB आ जाएगा 6 ओम, इसका आ गया है। अब इसका क्या होगा, इसके लिए AC लिख देते हैं, सॉरी CD लिख देते हैं, यानी इसका कंबाइंड है RCD करके मैंने नाम दिया इसे, 1/60 + 1/40, ठीक। इनका एलसीएम है 120, 3 नहीं 2, 6 दूने 12, 4 तिया 12, 5/120, ये कटेगा तो 24 आएगा। तो C और D के बीच का कंबाइंड हो गया, इसको पलट देंगे, ये भी पलट जाएगा, और ये आ जाएगा 24 ओम। तो इसका कंबाइंड ये निकला, इसका कंबाइंड ये निकला। समझ गए यहाँ तक। तो देयरफॉर जो पूरा रेजिस्टेंस R है वो होगा, ये और ये पैरेलल, ये सीरीज में है, ये पूरा देखो और ये पूरा देखो सीरीज में है, तो ये सीधे प्लस हो जाएंगे। पैरेलल मत समझना, ठीक है, ये सीरीज में है। जो करंट यहाँ से जाएगी वो करंट इधर गई, फिर सेम करंट यहाँ से जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 ओम + 24 ओम, यानी
30 ओम। और ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। गॉट इट? समझ गए? ऐसे हुआ ये। अब सेकंड पार्ट में हमने टोटल करंट ड्रॉन फाइंड करनी है। तो टोटल करंट ड्रॉन के लिए वोल्टेज क्या है? 15 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का? 30 ओम हमने निकाला है। अब हमने फाइंड करना है, आई फाइंड करना है हमने। तो देखो V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो आई हो जाएगा V अपॉन आर। V है 15, R है 30, 1/2, 1/2 होता है 0.5। तो 0.5 एम्पियर हो गया है करंट। सेकेंड पार्ट भी हो चुका है। अब सी पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ। तो 10 और 15 की जो कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताना है। यानी ये समझो कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि करंट यहाँ से कितनी जा रही है वो पता होना चाहिए, और इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए। तो फिर हम सिंपली V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से निकाल देंगे हम। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10, केवल लिखा होता अक्रॉस, केवल ये लिखा होता कि अक्रॉस 10 ओम, तो क्या करते? तो भी सेम करते, तो भी ए और बी के बीच का ही निकालते हम। अगर पूछा होता, ये नहीं होता और पूछा होता 15 ओम, तो भी सेम करते, और ये पूछा है तो भी वही कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। जो पोटेंशियल इसमें होगा इसके अक्रॉस, सेम पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, और सेम पोटेंशियल पूरे के अक्रॉस होगा, इसी वजह से। ठीक है ना? तो यहां पर हमने ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ए बी के अक्रॉस हमने निकालना है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी ए बी वाला ही लगेगा। करंट तो 0.5 एम्पियर है, और ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस 6 ओम। तो बेसिकली 3 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड दिस। एक इलेक्ट्रिक केटल पे इस तरह से लिखा हुआ है, ये रेटिंग है, मतलब 220 वोल्ट पे यूज करेंगे तो 750 वॉट से काम करेगा। कैन दिस केटल बी यूज्ड इन अ सर्किट विच हैज अ फ्यूज ऑफ करंट रेटिंग दिस। तो क्या हम इसको ऐसे सर्किट में यूज कर सकते हैं जिसपे फ्यूज लगा हो इस रेटिंग का, 3 एम्पियर वाला? तो देखो, कहने का ये मतलब है कि ये यहां पर हमारे पास है, जहां पे ये था ना, जहां पे चीजें लगाते हैं। अब यहां से हमने जोड़ दिए एक कैटल। तो एक कैटल है जिसको कि हमने जोड़ दिया है। ठीक है ना? एक कैटल है। ओके। अब पीछे इसके एक फ्यूज लगा है। फ्यूज हो या आजकल तो एमसीबी चलती हैं। अब इस पे रेटिंग है 3 एम्पियर। इसका ये मतलब है कि 3 एम्पियर से ऊपर की अगर करंट फ्लो होगी तो ये जल जाएगा, फ्यूज होगा तो जल जाएगा, एमसीबी होगी तो डाउन हो जाएगी। यानी हम ये चाहेंगे कि 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ न हो यहाँ से। तो हम ये देखेंगे कि ये केटल कितनी करंट ड्रॉ करती है। अगर वो 3 एम्पियर से ज़्यादा होगी तो हम फिर इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर 3 एम्पियर से कम होगी तो यूज़ करने के लिए सेफ है। अच्छा, तो निकालते हैं। पावर है 750 वॉट, वोल्टेज है 220 वोल्ट, हमने करंट फाइंड करना है। P इज इक्वल टू होता है VI। तो I हो जाएगा P अपॉन V। P है 750, V है 220, 0 से 0 कटा, यह आएगा 3.65 3.4 के आसपास, इतना एम्पियर। तो क्लियरली वी कैनॉट यूज, सिंस द करंट ड्रॉन from the circuit by this kettle is more than the current rating of the fuse,
वी कैनॉट यूज द कैटल इन द सर्किट। तो इस तरह से हम अपना आंसर फ्रेम करेंगे। सिंस द करंट ड्रॉन बाय द कैटल फ्रॉम द सर्किट इज मोर देन द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, द कैटल कैन नॉट बी यूज्ड इन द सर्किट। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक कैटल इज रेटेड दिस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन इन ऑपरेशन। तो हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर V है 230 वोल्ट, पावर है 1000 वॉट, हमने फाइंड करना है R। फॉर्मूला क्या होता है पावर का इन टर्म्स ऑफ V एंड R? V स्क्वायर अपॉन R। ओके, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। वैल्यूज पुट करते हैं, 230 स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन 1000, 2 0 से 2 0 कटे, 23 का स्क्वायर होता है 529, और ये डिवाइड करके आ जाएगा 52.9 ओम। ये हमारा आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.1 रेडियस, एक वायर का रेडियस गिवन है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, हमने उस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, जो जो चीज़ें गिवन है लिख देते हैं। सबसे पहले तो रेडियस गिवन है, रेडियस इज 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर हो गया। रेजिस्टेंस 7 है, रेजिस्टिविटी गिवन है, ओम मीटर। बाय द वे यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, रेडियस इतना सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी, बिकॉज बाकी चीज़ें मीटर में है, पूरा ऐसा सिस्टम में चाहिए, तो मीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ये तो पता होगा ना आपको। 1000 से हम डिवाइड करते हैं, 1000 होता है 10 की पावर 2, और जब ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई -2 इस तरह से हो जाता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमने, तो ऐसे करते हैं। अब इनको कंबाइन करके लिखना है, मतलब और सिंपल करके लिख सकते हैं। तो देखो, पॉइंट को 2 प्लेस राइट में लेके जाएंगे तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। पॉइंट जब यहाँ इधर जाता है तो यहाँ माइनस होता है, पॉइंट जब इधर जाता है तो यहाँ प्लस होता है। पॉइंट गया इधर 2 प्लेस राइट में, तो ये 1 आ गया, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक, हमने फाइंड करना है लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का रो L अपॉन A। देखो, मुझे फॉर्मूला क्यों याद रहता है, बिकॉज मैं याद रखता हूँ रॉयल, तो इसलिए मुझे याद रहता है रो L अपॉन A। मतलब स्कूल डेज में इस तरह से हमने याद किया था, तो अभी तक याद है, रो L अपॉन A। रो इज़ 44 इंटू 10⁻⁻। अच्छा, बाय द वे हमने फाइंड करना है L, तो इसको L की फॉर्म में लिख देते हैं। ये ऊपर जाएगा तो R A अपॉन रो, है ना, L निकालना है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। एरिया हमारे पास है नहीं, बट हमारे पास रेडियस है, तो एरिया πr² लिख देते हैं। पता है एरिया πr² मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो वायर होती है, अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें तो सर्कुलर होता है। मतलब मान लो कि ये वायर है, ये जो मेरे हाथ में ये है, तो अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे तो एक सर्कुलर शेप है इसका। अभी थोड़ा मोटा है, वायर बहुत बारीक होती है, बट होता सर्कुलर है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, R7, पाई 22/7, स्मॉल r, देखो r रेजिस्टेंस है, स्मॉल r है रेडियस, जो कि ये है 10 की पावर -4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 की पावर -4 है, स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, अपॉन रो 44।
देखो मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखी, बिकॉज मुझे पता था कि 7 भी कट जाएगा, 22 भी कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिखने वाला चाह रहा है कि हम पाई की ये वैल्यू रखें। वैसे एग्जाम में अगर आपको दिया हो कौन सी वैल्यू रखनी है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 से ये 2 बार कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 प्लस 6 हो जाएगा। -8 प्लस 6 का मतलब है -2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हम हटा देंगे, समझे भाई। 10⁻⁻2 लगाने से सेंटीमीटर मीटर बन जाता है, तो हटाने से मीटर सेंटीमीटर बन जाएगा। या फिर आपको अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो लिख सकते हैं, पॉइंट गया राइट में, और ये 10 की पावर एक और माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा ये, है ना। जब पॉइंट राइट में जाता है या माइनस होता है, जितना प्लेस यहाँ राइट में जाएगा उतने ही यहाँ माइनस होंगे। एक प्लेस राइट में गया है, 1 माइनस हो तो -3 आ गया। खैर इस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 resistors 2, 3, 6 ohm are connected first in series then in parallel। अरेंजमेंट हमने ड्रॉ करना है और ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो पहले हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन में 2, 3, 6। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है सिंपली ऐड हो जाते हैं। 11 ओम डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले तो हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाना है। तो ये है 2, 3 एंड 6 ओम। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r p, 1/r1 तो सीधा लिख दो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा, 2 3 6, 3 दूने 6, 6 कम 6, 6/6 काटा 1 आ गया, तो ये आ जाएगा, ये पलटेगा ये भी पलटेगा, तो 1 ओम इज द आंसर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 11 ओम आया टोटल रेजिस्टेंस, और इसमें 1 ओम। ओके नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, शो द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर का हमने अरेंजमेंट बताना है, विच आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1 ओम एंड 4 ओम। हमने इनको इस तरह से कनेक्ट करना है जो टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आए और 4 ओम आए। देखो 1 ओम का तो हमने बिल्कुल ये किया, ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। सीरीज में होंगे नहीं क्योंकि ये 11 हो जाएगा, हमको 4 चाहिए। अब देखो 3 रेजिस्टेंसेस को अलग अलग किस किस तरह से कर सकते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं, एक तो ये है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता ही है, फिर इसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, जैसे हमने 2 तो ये लगा दिए और तीसरा ये लगा दिया हमने, या फिर 1 2 ये हैं ये हैं, और इनमें भी हमने ये देखना है कि 2 किधर है, 3 किधर है, 6 किधर है, ये भी देखना है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। तो यहाँ पर बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि 1 कैसे होगा। देखो 1 बड़ा सिंपल है, अगर आप 1 को देखें तो 1 इन तीनों से भी छोटा है।
अब देखो, क्योंकि हम ये पहले से कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता होता या कुछ और नंबर आ गए तो आप ये ध्यान रखो कि अगर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो छोटे वाले से भी छोटा है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा है, तो समझ जाना कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे से भी छोटा होता है रेजिस्टेंस, ये याद रखना। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 1 ओम है और दूसरा 1000 ओम है, तो अगर आप इसका टोटल निकालोगे ना, वो इससे भी कम आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी कम होता है। तो ये हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई ये होगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट केस है उसको हम ये तो दोबारा करने की क्या ज़रूरत है, सेम ही है। तो यहाँ पर मैं इसको भी ले आओ। ठीक है, सेम ही है, यहाँ पे टाइम बचेगा, दोबारा क्या लिखूँ मैं। अब देखो यहाँ पे 4 ओम कैसे अचीव हो, तो 4 ओम के लिए अब ये अलग अलग आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे अनुभव है तो मुझे पता है कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 3 और 6 को जब पैरेलल में लगाते हैं उसका इक्विवेलेंट 2 आता है ना। इनका कंबाइन करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 से प्लस होगा 4 आ जाएगा। तो जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल्स में इनमें, तो फिर आप आराम से समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे। नहीं तो पता है बच्चे क्या करेंगे कभी कभार कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 3 लगा के देखते हैं, तब कैलकुलेट करो, फिर चेंज कर करके इस तरह से, है ना। तो आपको भी अगर नहीं शुरू में आएगा तो आपको 2-3 बारी ट्राई करना पड़ेगा कि यार 4 कैसे आए। तो यहाँ पे और उसके बाद फिर आप ऐसी स्टेज में पहुँच जाओगे जब 4 आ रहा है तो वो 4 ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो पहले इन दोनों का कंबाइन निकालते हैं। इसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ, 1/3 + 1/6, 3/6। तो ये आएगा, पलट जाएगा 2 ओम, इसका मिल गया हमें। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका 2 है और ये 2 + 2 यानी 4 ओम। ठीक है, ये इसको मैं ए दे देता हूँ ए पार्ट के लिए, और इसको मैं बी दे देता हूँ बी पार्ट के लिए। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के जितने मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिए थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास हैं लाइट के न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले लाइट के मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। सबसे पहले ये फॉर्मूला है, ये है एफ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना इसका। फिर है मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला ये होता है, और ये लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, मिरर से जब कोई इमेज बनती है हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेंस से जब कोई इमेज बनती है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम क्वेश्चन करेंगे तो आप उसमें फिर और अच्छे से समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का ये फॉर्मूला है। मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम 1 का इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, मतलब ये सिस्टम है। पावर ऑफ लेंस का ये फॉर्मूला है। ओके, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f होता है, और सेंटीमीटर में है तो 100/f करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चंस करते हैं 1 बाय 1। ये है पहला क्वेश्चन, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। देखो यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई किस तरह से इमेज बनती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि मैग्निफिकेशन -1 है। -1 का मतलब ये है, पहली बात तो 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट,
उतनी बड़ी उसकी इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जब इक्वल होता है तो मैग्निफिकेशन 1 होता है। माइनस का मतलब उल्टा, ठीक है, माइनस है तो यानी उल्टी इमेज बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इमेज इतनी ही लंबी है बट उल्टी बन रही है। अब ये यहाँ पे भी बन सकती है या इधर बन सकती है, डिपेंड करता है कि क्या है। यहाँ पे मिरर या लेंस कुछ लिखा नहीं है ना, लेंस लिखा है, चलो तो लेंस लिखा है तो यहाँ पर इस तरह से बन रही है इमेज। इक्वल साइज की इमेज तब बनती है अगर ऑब्जेक्ट हो कहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट हो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज दूसरी साइड सी पर बनती है। ओके, ये रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस से जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकल लेंथ बिल्कुल बीच में होता है। अब याद है मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला छोटा दिख रहा है लेकिन है बड़ा काम का है ये, तो यहाँ पर यही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आर पर है, हमारे पास है फोकल लेंथ एफ है हमारे पास 20, तो आर क्या होगा, तो देखो आर एफ का डबल होता है, मतलब एफ आर का हाफ होता है, तो आर क्या हुआ, एफ का डबल हुआ ना, 2 इंटू 20 यानी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, कैसे मुझे पता चला ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब कैसे मुझे पता चला कि आर निकालना है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है, और ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो इमेज का साइज भी उतना वही बनता है, सेम जितना साइज ऑब्जेक्ट का है। An object is placed at a distance 30 centimeter from a pole of concave mirror. Inverted image is found to be this. Focal length find करनी है, सिंपल। ये मिरर फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, सीधे आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u। ध्यान रखना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फाउंड टू बी दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इमेज -60। माइनस क्यों, क्योंकि कह रहा है ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यानी मिरर के ही सामने बन रही है इमेज, तो लेफ्ट वाली जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, तो ये भी माइनस आएगा। हमने फोकल लेंथ इसकी फाइंड करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या अप्लाई किया हमने, मिरर फॉर्मूला। v है -60, u है -30, सिंप्लीफाई करते हैं, -1 -2 ये हुआ -3/60, तो बेसिकली -1/20 आ गया। अगर इसको पलटेंगे हम, ये पलटेंगे ये भी पलटेंगे, तो ये -20 आ जाएगा, तो फोकल लेंथ इज -20। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर गिवन है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3। फिर और क्या गिवन है, ग्लास का गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगी, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा अपॉन वाटर का नीचे आएगा, तो समझ गए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ ग्लास नीचे है यहाँ ग्लास ऊपर है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये तो हमने निकालना है,
वाटर में निकालना है ना हमें, यस। ग्लास का ये गिवन है, ये है 3/2 अपॉन वाटर 4/3। बस अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा तो 9/8 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 4। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 9/4 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे सभी इनमें उन्होंने क्वेश्चन छापने वाले लिखने वाले भूल गए कि ये भी साथ में लिखना है, ठीक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, बट 9/4 से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ में ये भी आना चाहिए था, मेरे कहने का ये मतलब है। अब ये है यहाँ पर a 5 centimeter long rod is placed vertically in front of a concave mirror. If its 5 centimeter long image is formed at 20 centimeter in front of the mirror, the focal length of the mirror is। आप समझे क्वेश्चन? आप काफ़ी आप समझ चुके होंगे यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। बल्कि कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना लिखे आंसर आ जाएगा। सोचो, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की भी हाइट है, तो इसका मतलब समझे कहां पर है, फिर ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ये कॉनकेव मिरर है तो यानी ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, फोकस बिल्कुल यहां पर होता है ना, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फिर इमेज इसकी मतलब ये गई, इस तरह से बनती है ना इमेज। और इस तरह से मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का जब होता है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से बिल्कुल डबल डिस्टेंस पे होता है। अगर मैं मिरर की बात करूं, मिरर या इवन उसमें लेंस में भी, ये है फोकल लेंथ इफ इट्स। अब ये कहा गया है कि ये 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म होती है, यानी ये 20 सेंटीमीटर पे है, तो फोकल लेंथ बिल्कुल हाफ होती है यानी 10। तो फोकल लेंथ इसकी 10 होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होता तो भी हम इसमें टिक मारते, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। An object is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length this, use mirror formula and position of image formed। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमने v बताना है। हमारे पास है u, ध्यान रखना ये माइनस है, u है -25, f है क्या कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव है तो नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है। v हमने बताना है, तो हमने यूज़ करना है मिरर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो 1/v हो जाएगा -1/15 प्लस 1/25। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एलसीएम क्या आएगा 75 -5 + 3 -2/75। 2 से ये कटेगा, मतलब v आ जाएगा -75/2 यानी -37.5। ओके, तो हम ये कहेंगे कि जो इमेज बन रही है वो 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड ही बन रही है। अगर ये मिरर है तो लेफ्ट साइड ही बन रही है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.5 डायोप्टर, नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो
यहाँ पर पावर नेगेटिव में है, तो ये है कनकेव लेंस, इट्स अ कनकेव लेंस। क्योंकि पावर नेगेटिव में, क्योंकि पावर नेगेटिव में होगी तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव फोकल लेंथ वाले कॉनकेव होते हैं, पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स होते हैं। अब हमने इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो फोकल लेंथ होता है 1/पावर। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे में करने से ये आता है मीटर में, है ना। देखो फॉर्मूला है कि पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में अगर है तो ये 100 हो जाता है। तो अगर हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है सेंटीमीटर में, तो इसके लिए 100/p करेंगे हम। p है -2.5 और ये आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये तो आ गया है इसकी पावर। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज अ करेक्टिव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं जब शॉर्ट साइटेडनेस होती है, यानी मायोपिया में यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड टू करेक्ट मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। कॉनकेव लेंस इज प्रिस्क्राइब्ड टू करेक्ट मायोपिया, यानी शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यूज of the focal lengths of two lenses A and B are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Which one will show higher degree of convergence or divergence? देखो, ये पूछा गया है कि ज़्यादा कौन कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो हमारे पास दो लेंस है, तो मान लीजिए कि कॉनकेव लेंसेज हैं। अच्छा, इनकी फोकल लेंथ, ये A है, ये B है, इसकी फोकल लेंथ है 10, तो ये इसकी फोकल लेंथ है, और इसकी है 20। अब जब पैरेलल रेज अगर आ रही हैं, दैट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कन्वर्ज होंगी ऐसे में। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे सीन है। ठीक है, अब आप दोनों में डिफरेंस देखो कि यहाँ पे ज़्यादा डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस किस में है, ज़्यादा कहाँ मुड़ रही हैं। तो क्लियरली जिसकी फोकल लेंथ कम है वहाँ ज़्यादा जल्दी ये मुड़ जाती हैं। जो रेज पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पे मीट करती हैं, फोकस पे मिलती हैं। तो इसकी फोकल लेंथ कम है तो ज़्यादा जल्दी वो कन्वर्ज होती हैं, ज़्यादा जल्दी मीट करती हैं। तो ज़्यादा डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ए में है, यानी जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकल लेंथ कम है, उसमें ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज होती हैं। ठीक है ना। तो ये तो मैंने सिंपल डायग्राम बना के आपको समझाया। अब मैं पावर से भी आपको बताता हूँ कि अगर हमें, देखो इसकी फोकल लेंथ है, इसको हम FA नाम दे देते हैं, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। पावर की अगर हम बात करें, पावर होता है सेंटीमीटर में करें तो 100/F। ओके, इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर्स, तो ये हो जाएगा अपॉन 10, यानी 10 डायोप्टर। और इसमें पावर क्या होगी, 100/FB, 100/20, यानी 5 डायोप्टर। तो ज़्यादा पावर इस लेंस की है, तो बिकॉज इसकी पावर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इसमें, इसके अंदर पावर है, एबिलिटी है रेज को बेंड करने की। सो लेंस ए विल शो मोर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस शो करते हैं कन्वेक्स में, और डाइवर्जेंस शो करेंगे कनकेव में।
तो यहाँ पे फाइनल लिखेंगे कि लेंस ए विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेंस, एज इट हैज ग्रेटर पावर, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो इसके अंदर लाइट रेज को मोड़ने की ज्यादा एबिलिटी है, ओके, तो दैट्स वाई इट विल शो मोर कन्वर्जेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसको हम u लिखते हैं -60, कनकेव फोकल लेंथ है -30, कनकेव है ना इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं हम, कन्वेक्स होता तो पॉजिटिव लेते। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ, हमने v फाइंड करना है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं, f -30 है, v हमने फाइंड करना है और u -60 है, तो यहाँ पर 1/v आ जाएगा। देखो ये एज इट इज़, ये यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का, एक काम करें, ये माइनस माइनस का प्लस हुआ और दूसरी साइड जाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम 60 -2 -1 -3/60 20 -1/20, समझे? तो फिर हमारे पास देखो क्या है, 1/v इज इक्वल टू -1/20, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों को तो v आ जाएगा -20, और ये हमारा आंसर है। तो इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और किस साइड बनी? जिस साइड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड बनी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है। इमेज विल बी फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर्स, इमेज की हाइट जिसको h डैश लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, केप्ट एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी u है -6। If the object and the image are on the same side of the lens, find the nature of the image. Okay, तो हमने इसका नेचर बताना है। देखो किसकी बात हो रही है? लेंस की बात हो रही है ना। लेंस का एक सीन ऐसा है कि मतलब लेंस जो है और मिरर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेंस और मिरर में लेंस की जो इमेजेस लेफ्ट साइड बनती हैं, बाईं साइड, वो होती हैं वर्चुअल, और राइट साइड में होती हैं रियल। मिरर में उल्टा है, मिरर चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्केव कोई भी हो, इसकी इधर जो इमेजेस बनती हैं वो रियल होती हैं और इधर बनती हैं वर्चुअल, इनमें उल्टा होता है। तो अगर हमारे पास जैसे ये लेंस है और इमेज बन रही है लेफ्ट में, तो यानी वो इमेज कैसी होगी? वो वर्चुअल होगी। अच्छा, जो इमेजेस वर्चुअल बनती हैं वो इरेक्ट होती हैं, और जो रियल होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं। वर्चुअल बनेंगी तो सीधी बनेंगी, और रियल बनेंगी तो उल्टी बनेंगी। सेम सीन यहाँ पे है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड है और वर्चुअल है तो इरेक्ट है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखना, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड बन रही है, तो यानी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इमेजेस, नेचर ऑफ दिस इमेज। तो यहाँ पे पहले, अच्छा एक और चीज़ है, हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। खैर, इमेजेस, नेचर ऑफ द इमेज, तो क्या नेचर है? एक तो है वर्चुअल
इरेक्ट, और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की हाइट केवल 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इमेज 8 सेंटीमीटर है, इमेज काफ़ी बड़ी है, तो हम कहेंगे मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी है, मैग्नीफाइड है। समझ गए? तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी। पोजीशन का मतलब वी फाइंड करना है। तो 1/v इज इक्वल टू, फोकल लेंथ है यहाँ पे गिवन नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, फोकल लेंथ होती तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बट फोकल लेंथ तो है नहीं, केवल u से काम नहीं चलेगा, तो यानी ये नहीं रख सकते। तो क्या रखेंगे? तो हमारे पास ये दिया है, इसका यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। लेंस है तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे, अब ध्यान रखना, हम यहाँ पे हमारे पास h डैश है, ये है। अब बिकॉज जो इमेज है वो इस तरफ बन रही है ना, सेम साइड, तो इरेक्ट होगी, इमेज सीधी होगी, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि अगर उल्टी इमेज बनती तो माइनस लेते फिर हम। v हमने फाइंड करना है और u है -6। तो v हो जाएगा -24। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये तो हो गया। और क्या पूछा है? फोकल लेंथ पूछी है, तो अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, -24 माइनस 1/u है -6, माइनस 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 का प्लस, एलसीएम लेंगे हम, 24 माइनस 1 प्लस 4, 3/24, और ये होगा 1/8। तो f हो गया क्या? 8। पलट देंगे ना इसको, तो f हो गया 8। देखो हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/8, तो f हो गया 8 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ आ गई है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। वो पूछा नहीं, बस बता रहा हूँ मैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप इससे भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पर्सन यूजेज लेंसेज ऑफ दिस। तो एक पर्सन यूज करता है ऐसे लेंस जिसकी ये पावर है टू करेक्ट हिज विजन। तो डिफेक्ट क्या है? देखो, जब प्लस वाला होता है तो उसमें यानी दूर की चीज़ें तो दिख जाती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो देख पाता है इंसान, पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, यानी जिसकी पावर प्लस में हो। अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? दो कॉज हमने बताने हैं। तो पहला तो ये है कि दो कॉज इसके सिंपल है कि जो आई लेंस है वो पतला हो जाता है, पतले होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो बड़ी हो जाती है, फोकल लेंथ को पास में लाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से रीज़न हम लिख सकते हैं कि लो कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस का लो कर्वेचर होता है, मीन्स वही जो मैंने कहा कि पतला हो जाता है लेंस, फोकल लेंथ जो होती है ये पास में फोकस होने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है शॉर्टन्ड आई बॉल। आई बॉल छोटी हो जाती है, इसकी वजह से जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। इसको कैसे करेक्ट करते हैं? तो डिटरमाइन द फोकल लेंथ
अच्छा करेक्ट तो खैर ये है ही यहाँ पे लिखा हुआ। तीसरा, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स। इसकी फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। ओके तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है, तो यानी फोकल लेंथ होगी 100 अपॉन जो पावर है एज यू कैन सी क्वेश्चन में गिवन है 2 डायोप्टर, और ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2। ओके, m है -2 मैग्निफिकेशन। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन and considering that an object is placed at 20 centimeter from the optical center of this lens, यानी u है -20, हमने बताना है क्या? तो सबसे पहले है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। नेचर ऑफ द इमेज, देखो इमेज का नेचर कैसे पता चलेगा, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है तो m से इमेज का नेचर काफ़ी पता चल जाता है। पहली बात तो यह है कि m की जो वैल्यू यहाँ पर है ये माइनस भूल जाओ, फॉरगेट माइनस, ये 1 से ज़्यादा है। ठीक है, यानी जब 1 होता है मैग्नीफिकेशन, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना साइज इमेज का होता है। लेकिन अगर ये 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी हो जाती है, चाहे वो सीधी बने या उल्टी बने। अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो यानी इमेज फिर छोटी है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर इमेज जो है एक तो बड़ी है, मैग्नीफाइड। दूसरा, मैग्नीफिकेशन जब माइनस में होता है यानी इमेज उल्टी है, ये जब प्लस होता है तो यानी इमेज सीधी है। उल्टी यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन किसके साथ आता है? इन्वर्टेड का रियल के साथ आता है। तो मैग्नीफाइड है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। गॉट इट? तो केवल m से हम पता कर सकते हैं इमेज का नेचर। ठीक है, सेकंड, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज वो डबल है ऑब्जेक्ट से। साइज ऑफ द इमेज इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन, इसके लिए तो हमें v निकालना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा v? तो है हमारे पास एक फॉर्मूला, m इज इक्वल टू, ये लेंस है ना, m इज इक्वल टू होता है v अपॉन u। तो -2 इज इक्वल टू v हमने पता करना है, u हमारे पास -20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ जाएगा 40। तो इमेज कहाँ पर है? पोजीशन है कि ये बन रहा है 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये प्लस में है, तो यानी ये पीछे की तरफ बन रहा है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये है हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज यहाँ कहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो फिर पीछे की तरफ बन रही है इमेज। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव। उसका रीज़न ये है कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, तो मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो यानी इमेज उल्टी बन रही है। तो हाइट का साइन, हाइट जो होती है उसका साइन अगर सीधी बनती है तो पॉजिटिव लेते हैं, बट ये उल्टी बन रही है तो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन ऑफ द हाइट of the image is negative. Okay, and that's the end of this video. I hope आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना, और आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।